हाँ तो भाई लोग कैसे हो आप सभी। और मैं आपके लेकर आ गया हूँ एक और नया वीडियो दोस्तों, जिसमें मैं आपकी बताऊंगा सेकंड ईयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सिलेबस के बारे में। दोस्तों वैसे तो आप मेरे चैनल के बारे में यार इतना जान ही चुके होंगे कि बीए का कंटेंट आपको भाई बहुत ज़बरदस्ती तरीके से मिल रहा है, और इसमें मैं आपके लिए सेकंड ईयर हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है उसका सिलेबस लेके आया हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आपका बीए फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया है और बहुत जल्द बीए का रिजल्ट भी डिक्लेयर हो रहा है, क्योंकि आपने अगर देखा हो बरकतुल्लाह की साइट पर तो आपके लिए बीकॉम, बीसीए, बीबीए इन सब के जो फर्स्ट ईयर के रिजल्ट थे वो डिक्लेयर हो चुके हैं। शायद एक दो दिन में ही रिजल्ट आ जाए बीए का भी, तो आप ये मानो कि आपका लगभग एक साल कंप्लीट हो गया और अब आप सेकंड ईयर में आ चुके हैं। तो दोस्तों सेकंड ईयर के लिए जब आ गए आप तो आपको पता होना चाहिए कि क्या आपका पूरा सिलेबस रहेगा हर एक सब्जेक्ट का, आपको उसमें क्या पढ़ना है, किस तरह से आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और जो भी आपके डाउट हो हमेशा की तरह कमेंट कर देना भाई। आपके लिए मैं कोशिश करूंगा कि एक नया वीडियो लेकर आऊँ आपके कमेंट पर बेस्ड। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा हुआ है यहाँ पर फॉर्मेट फॉर सिलेबस ऑफ थ्योरी पेपर। थ्योरी पेपर से मतलब क्या, तो वैसे तो बहुत सारे लोग जान चुके होंगे थ्योरी पेपर से मतलब एक ऐसा पेपर जो यूनिवर्सिटी आपकी परीक्षा लेती है और उस पेपर में आपके लिए लिखकर आना पड़ता है। बाकी एक पेपर होता है जिसको आप प्रैक्टिकल बोलते हैं, कई लोग उसको सीसीई बोलते हैं। तो ये पूरा फॉर्मेट चलता है आपके पेपर्स का मध्य प्रदेश में। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ईयर सेकेंड लिखा हुआ, यानी कि सेकेंड ईयर का सिलेबस है आपका, और यहाँ पर आपके लिखा हुआ सेशन 2022-23। और इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपका सब्जेक्ट है हिस्ट्री ऑफ मिडिवल इंडिया 1206 से 1739 एडी। अब मैं आपके लिए बताता हूँ कि 1206 यहाँ पर क्यों दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ा सा याद हो और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा हो फर्स्ट ईयर का, जिसमें मैंने हिस्ट्री का सिलेबस आपके साथ शेयर किया था, बताया था मैंने आपके वीडियो के थ्रू, तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि उसमें दिया हुआ था एंशियंट टाइम से 1206 एडी तक इतिहास, यानी कि हिस्ट्री। अब आपके लिए कहा जा रहा है 1206 से 1739। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ भाइयों कि अगर आप बीए कर रहे हो और आपको हिस्ट्री सब्जेक्ट में इंटरेस्ट तो आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने सिलेबस को डिज़ाइन किया हुआ है। आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ें मिल रही हैं। आपको पहले वाले वीडियो में यानी कि फर्स्ट ईयर में बताया 1206 तक की कहानी, अब यहाँ से 1206 से लेकर 1739 तक की कहानी होगी कि क्या हुआ भारत में, क्या हुआ हमारे देश में 1206 से लेकर 1739 तक। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। कोर कोर्स, ये आपका कोर कोर्स रहेगा और इसको आप मेजर सब्जेक्ट मानेंगे। अगर आपको पता हो दोस्तों तो मेजर जो सब्जेक्ट हैं वो आपके दो होते हैं, एक होता है मेजर 1, एक होता है मेजर 2। तो ये आपका मेजर 1 सब्जेक्ट में कंसिडर किया जाएगा, माना जाएगा, इसको भी आप याद रखिएगा। आगे बात करते हैं हम लोग कुछ और चीज़ों के बारे में, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स वगैरह क्या है, तो ये आप खुद पढ़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। लर्निंग ऑब्जेक्टिव आप देख लेना। बाकी अगर मैं आपसे बात करूँ क्रेडिट वैल्यू की तो 6 पॉइंट मिलेंगे आपको इस सब्जेक्ट के लिए। और दोस्तों इसमें भी आप ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। अगर आपको अलग से ही जानना हो क्रेडिट वैल्यू सिस्टम क्या होता है, क्या इसके बेनिफिट्स होते हैं, ये कैसे काम करता है जब आप कोई दूसरे कॉलेज में जाते हो फर्स्ट ईयर के बाद, सेकंड ईयर के बाद, थर्ड ईयर के बाद, तो इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपके लिए बना दूंगा, बस आप मुझे बता दीजिएगा। बात करता हूँ टोटल मार्क्स की यार, तो ये कोई नई बात नहीं है, आपको पता ही है 70+30 का यहाँ पर रेशो है। 70 मार्क का आपका ये पेपर होगा, 30 मार्क्स कॉलेज के ऊपर डिपेंड है जिसको आप प्रैक्टिकल्स बोलते हो। अगर आपको मिनिमम पासिंग मार्क चाहिए दोस्तों 33 मार्क्स मिनिमम पासिंग मार्क रहेंगे। बात करते हैं अब हम हमारे सिलेबस की कितनी यूनिट्स में डिज़ाइन है, डिवाइडेड है सिलेबस। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यानी कि 5 यूनिट में आपको दोस्तों फर्स्ट ईयर की तरह ही सिलेबस उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। और यहाँ पर मैं अब आपके लिए समझाने जा रहा हूँ कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या क्या पढ़ना है और आपके कहाँ से क्वेश्चंस आएंगे सेकेंड ईयर के एग्जाम्स में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है सल्तनत पीरियड, यानी कि अगर मैं बात करूँ 1206 से तो दोस्तों हमारे देश में, हमारे भारत में सल्तनत पीरियड यानी कि सल्तनत कालीन राजाओं का रूल स्टार्ट हुआ। तो सल्तनत पीरियड में अगर मैं आपसे बात करूँ तो खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद, ये सब लोग हुआ करते थे। तो आप यहाँ पर टॉपिक में कह दिया सोर्सेज, मतलब कैसे इनके स्रोत पता चलते हैं कि ये कैसे आए और इनका क्या प्रशासन, क्या एडमिनिस्ट्रेशन रहा हमारे देश के ऊपर, ये हमको पता करना है। देन यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है दिल्ली सल्तनत में कौन कौन सी डायनेस्टीज आती हैं। दोस्तों वैसे तो मैंने आपको नाम बताया बट फिर भी आप देख लीजिए। यहाँ पर बता रहे हैं आपके लिए दिल्ली सल्तनत में कि स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम बोलते हैं गुलाम वंश। तो गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कौन था ये मैं आपके लिए बता देता हूँ। गुलाम वंश की स्थापना करने वाला कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद रूलर आए इल्तुतमिश, रज़िया सुल्तान जो कि पहली एक विमेन शासिका, एक विमेन रूलर रही इंडिया में, उसकी हम लोग बात करेंगे इस पूरे
सिलेबस में, इस पूरे यूनिट में। बलबन नाम का रूलर हुआ करता था। उसके बाद दोस्तों खिलजी डायनेस्टी आई, और खिलजियों का इतिहास तो आपने सुना ही होगा, आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी का बताया हुआ है। जलालुद्दीन खिलजी जिसने स्थापना करी खिलजी डायनेस्टी की, तो किस तरह से खिलजियों ने जीत की, मतलब कॉन्क्वेस्ट, उन्होंने कौन कौन सी जगहों को जीता, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, रिफॉर्म्स उन्होंने क्या किए। देन तो मंगोल इन्वेजन हुआ। मंगोल मतलब अगर आपने सुना हो तो जो चाइना देश है, उस चाइना देश के नॉर्थ में आज एक देश पड़ता है, आप देखिएगा मैप में, उस देश का नाम है मंगोलिया। और ये मैं आपके लिए मैप भी शो कर रहा हूँ यहाँ पर स्क्रीन पर, तो आपको समझ में जाएगा। तो जो मंगोलिया देश है, इस मंगोलिया देश में दोस्तों एक रूलर हुआ करता था, उसका नाम था उस समय चंगेज खान। तो चंगेज खान का अटैक होता है हमारे देश के ऊपर। तुगलक डायनेस्टी, खिलजियों के बाद इंडिया में बात करें तो तुगलक डायनेस्टी का रूल आया दिल्ली पर। मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक, ये दो इंपॉर्टेंट रूलर रहे तुगलक डायनेस्टी में। उनके अचीवमेंट्स क्या थे ये आपके लिए पता करना। आपके लिए सबको डिटेल में बताऊंगा दोस्तों। बहुत जल्दी इस पूरे सिलेबस की वीडियो लेक्चर लेके आऊँगा, जिसमें मैं आपके लिए 1 बाय 1 कुछ टॉपिक्स कवर करूँगा, जिससे आपके लिए हेल्प हो जाए और आप बहुत ज़्यादा डिपेंड ना रहें बुक्स पर, आपको शॉर्टकट में चीज़ें समझ में आ जाएं। बात करता हूँ सेकंड यूनिट के लिखा हुआ राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स एंड द मुगल इन्वेजन। दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि राइज ऑफ रीजनल किंगडम्स मतलब ये जो तुगलक डायनेस्टी थी, ये जो आपने देखा कि खिलजी डायनेस्टी थी, इनके बाद बेसिकली जो नई डायनेस्टी आई वो थी रीजनल किंगडम्स में, यानी कि अलग अलग किंगडम्स में डिवाइडेड हो गए। मुगल इन्वेजन से मतलब मुगलों का अटैक भारत पे हुआ। तो अगर हम बात करें दोस्तों साउथ इंडिया की, तो यहाँ पर रीजनल किंगडम्स में एक बना विजयनगर एम्पायर, एक बना बहमनी किंगडम्स का एम्पायर। अब अगर हम बात करें विजयनगर एम्पायर की, तो यहाँ पर विजयनगर की स्थापना करता थे 2 भाई, और उन भाइयों का नाम था हरिहर और बुक्का। उसके बाद अगर हम विजयनगर एम्पायर में एक बहुत ही फेमस राजा की बात करें उस समय के, तो उनका नाम था राजा कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो मालवा में एक डायनेस्टी की स्थापना हुई, जिसका नाम था गौरी डायनेस्टी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ दिलावर खान और होशंग शाह। होशंग शाह दिलावर खान जो हैं ये भी राजा हुए गौरी डायनेस्टी के। और दोस्तों अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो होशंग शाह के नाम पर ही होशंगाबाद का नाम रखा गया है। जो मध्य प्रदेश से हैं मेरे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको पता होगा, होशंगाबाद जो शहर है उसका नाम होशंग शाह के नाम पर रखा गया था। और दोस्तों अब हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इस होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया है, यानी कि नर्मदापुरम के नाम से होशंगाबाद को जाना जाता है। तो ये चीज़ें भी आप थोड़ी सी याद रख सकते हैं। तो ये जो गौरी डायनेस्टी थी मालवा पर जिसका रूल रहा, इनके क्या अचीवमेंट्स थे ये आप क्लिप पढ़ना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। फिर राणा कुंभा और राणा सांगा जो कि राजस्थान में थे मेनली, ये कौन राजा थे, इन्होंने क्या क्या किया, क्या अचीवमेंट्स रहे, इनके साथ किन राजाओं की वॉर हुई। देन मुगल इन्वेजन की बात करूं तो दोस्तों मुगल इन्वेजन में पढ़ रहे हो, बाबर का नाम नहीं पढ़ रहे हो भाई, तो मुगल एम्पायर की शुरुआत ही नहीं हो सकती, क्योंकि यही वो खूंखार राजा था जिसने भारत में स्थापना करी मुगल एम्पायर की। तो बाबर के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। हुमायूं जो कि बाबर का बेटा था, तो अचीवमेंट्स क्या रहा इन लोगों के। फिर इसी बीच में दोस्तों हुमायूं और शेरशाह सूरी का रोल आया। तो हुमायूं के समय एक रूलर था जो था बिहार का, तो आज जिसको आप बिहार बोलते हैं वहाँ का रूलर था। तो बिहार में इसका कंट्रोल था शेरशाह सूरी। तो इसके अचीवमेंट्स क्या थे, इसके एडमिनिस्ट्रेशन क्या था। बात करूँ यूनिट 3 की तो लिखा हुआ है कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर रीजनल पावर्स। कैसे मुगलों ने भारत में आ गए और आने के बाद कंसोलिडेशन करना शुरू किया मुगल एम्पायर को। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिट 2 में आपको बाबर हुमायूं का दिया है सिलेबस में। यूनिट 3 में आपको बताया हुआ है अकबर के बारे में और जहांगीर के बारे में। दोस्तों अकबर और जहांगीर जो है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चरल अचीवमेंट्स उनके क्या रहे, ये आपके लिए पढ़ना है। साथ में हम ये थोड़ा डिस्कशन करें तो जहांगीर के बाद शाहजहां है उसकी डिस्कशन करेंगे हम, और इन लोगों का अचीवमेंट्स क्या रहा। देन तो मराठा पावर भी उस समय पूरे हिंदुस्तान में बढ़ रहा था। शुरुआत इन्होंने महाराष्ट्र से की, लेकिन आगे जाकर दिल्ली तक मराठा पावर बढ़ चुका था। तो शिवाजी के कॉन्क्वेस्ट क्या थे, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मुगल राजपूत रिलेशंस कैसे थे उस समय, वो आपके लिए देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि दोस्तों उस समय जो भी लड़ाइयाँ हुई उनके पीछे कहीं ना कहीं रिलेशंस ही इंपॉर्टेंट थे। मुगलों का सिख के साथ रिलेशन क्या था, क्या ट्रीटीज़ की उन्होंने, कौन कौन सी वॉर हुई, मुगल बुंदेला रिलेशंस कैसे थे। तो अगर हम बात करें मुगल बुंदेला रिलेशंस में तो आपको दिया हुआ है स्पेशल रेफरेंस टू छत्रसाल बुंदेला। तो छत्रसाल जो हमारा छतरपुर है वहाँ के जो राजा थे बुंदेला डायनेस्टी के, उनका क्या पूरा रूल में मुगलों से रिलेशंस रहे वो पढ़ना है। मुगल गौंड रिलेशंस कैसे थे, स्पेशली रानी दुर्गावती के टाइम पीरियड में। औरंगज़ेब
कौन था और डिक्लाइन कैसे हुआ मुगल एम्पायर का, ये सब आपको पढ़ना है। औरंगज़ेब की रिलीजियस पॉलिसीज़ क्या थी, उसकी डेक्कन पॉलिसीज़ क्या थी, और कैसे नादिर शाह नाम का एक रूलर आया जो ईरान का राजा था और उसने कैसे हिंदुस्तान को लूटा और उसके इम्पैक्ट्स इंडिया पर क्या हुए। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ दोस्तों कि ये जो 1206 से लेकर आपके लिए 1739 तक का पूरा पीरियड की हिस्ट्री बताई है, इस पीरियड में सबसे ज़्यादा आपको अटैक्स देखने को मिलेंगे, आपको इन्वेजन देखने को मिलेंगे ओवर इंडिया। बात करते हैं यूनिट 4 की, सोसाइटी एंड इकोनॉमी। तो दोस्तों एक तरफ तो वॉर चल रहे थे उस समय, आपने देखा फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट में कैसे वन बाय वन बहुत सारी डायनेस्टीज़ का इमरजेंस होता है और उनकी लड़ाइयाँ होती रहती हैं, उनकी पॉलिसीज़, एडमिनिस्ट्रेशन और कई सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि एक तरफ ये सब हो रहा था और एक तरफ सोसाइटी और इकोनॉमी में क्या बदलाव आया वो देखते हैं। तो लिखा हुआ इकोनॉमिक कंडीशन है सल्तनत पीरियड। तो जो मैंने आपको बताया कि 1206 में सल्तनत पीरियड की स्थापना हुई दिल्ली के ऊपर। इसमें इन्होंने एग्रीकल्चर में क्या किया, इंडस्ट्रीज इंडिया में कैसी थी उस समय, ट्रेड कैसा होता था, सोशल लाइफ ऑफ सल्तनत पीरियड मतलब समाज कैसा था उस समय सल्तनत पीरियड में, विमेन की स्थिति क्या थी, स्टेटस ऑफ विमेन, फिर मुगल साहित्य, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा होगा, लैंड रेवेन्यू सिस्टम मुगलों ने कैसे इंप्लीमेंट किया इंडिया में, मनसबदारी एक सिस्टम था दोस्तों, जागीरदारी एक सिस्टम था, उसको इन्होंने कैसे इंप्लीमेंट किया इन इंडिया, सोशल लाइफ इन द मुगल पीरियड, स्टेटस ऑफ विमेन, इकोनॉमिक कंडीशन इन द मुगल पीरियड, एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, डेवलपमेंट ऑफ लिटरेचर इन मिडिवल पीरियड। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यूनिट 4 में पढ़ना है और मैं मानता हूं दोस्तों कि यूनिट 4 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाएंगे, ये भी आप ध्यान रखिएगा। लास्ट थिंग दोस्तों, हमने बात कर ली पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में इन द फर्स्ट सेकंड थर्ड यूनिट, हमने बात कर ली सोसाइटी एंड इकोनॉमिक के बारे में इन द फोर्थ यूनिट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द रिलीजन एंड कल्चर इन यूनिट 5। तो यूनिट 5 में आप देख सकते हैं रिलीजन और कल्चर के बारे में आपके लिए बताया हुआ है, लिखा हुआ है यहाँ पर रिलीजियस लाइफ इन सल्तनत पीरियड। सल्तनत पीरियड में रिलीजियस लाइफ कैसी थी, यानी कि नो डाउट दोस्तों हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, हिंदू धर्म, हम लोग तो थे ही, मुस्लिम्स आए तो किस तरह की चीज़ें हुई, मुगल पीरियड में रिलीजियस लाइफ कैसी थी ये आपके लिए पढ़ना है, भक्ति मूवमेंट और सूफी ट्रेडिशंस इंडिया में जो हुए, जो बेसिकली भक्ति मूवमेंट को बताया जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट है ये उस समय 15-16 सेंचुरी के आसपास हुए, तो ये आपके लिए ध्यान रखना है। देन सेंट ट्रेडिशन इन इंडिया, किस तरह से उस समय संत आए, कुछ सूफियों में भी कई सूफी आए जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, गुरु नानक देव, कबीर, तुलसीदास, मीराबाई। देन पेंटिंग्स ऑफ मुगल स्टाइल, मुगल स्टाइल की पेंटिंग्स उस समय बहुत चली, मुगलों ने बनवाई। सिमिलरली राजपूत राजा थे उस समय राजस्थान के एरियाज में, तो राजपूत स्टाइल्स की पेंटिंग बहुत देखने को मिलती हैं। और दोस्तों नॉट ओनली पेंटिंग्स, आपके लिए इन लोगों का आर्किटेक्चर भी देखने को मिलेगा कि आर्किटेक्चर मुगलों का कैसा रहा होगा और आर्किटेक्चर राजपूतों का कैसा रहा होगा। फिर नूरजहाँ का रोल क्या रहा, तो नूरजहाँ के बारे में आप पढ़ेंगे। चांद बीबी करके रूलर रही होंगी, एक जीजाबाई रही होंगी, तो हिस्ट्री में इनके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। दोस्तों आई होप आपको चीज़ें क्लियर भी हो गई होंगी, आपको बहुत कुछ क्लियर हो गया हो, क्या आपका पूरा एक सिनेरियो रहेगा, ओवरऑल एक इमेज आपके दिमाग में क्रिएट हो गई होगी कि अच्छा आपको ये सब पढ़ना है सेकेंड ईयर के सिलेबस में। और साथ में आप देख सकते हैं पार्ट सी में दिया लर्निंग रिसोर्सेज, आप कौन कौन सी बुक्स को पढ़ सकते हो। ये तो मेरे को पता है यार, तुम में से ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो इन किताबों को पढ़ेंगे और बहुत कम तो ऐसे होंगे को नाम भी नहीं पता होगा इन बुक्स का। तो डोंट वरी अबाउट दिस, अगर आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको परचेस नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं। इसी के साथ एंड करते हैं आज के टॉपिक को। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए और आप अपने कमेंट जरूर कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आप क्या क्या नए नए वीडियोस, नए नए टॉपिक्स पर चाहते हैं। मिलता हूँ बहुत जल्द। जय हिंद, वंदे मातरम।